जितेंद्र बघेल साहब, छोटे भाई तरुण जी, मनोज जी, और मैं देख रहा हूँ कि एक से एक यहाँ पे सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, तो मैं माफी चाहता हूँ, सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। तो साथियों, आज आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और एक तो होती है पब्लिक मीटिंग, जनसभा, जिसमें आम व्यक्ति आते हैं। यहाँ मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो सामाजिक न्याय लड़ने वाले हमारे लीडरान हैं, जो हमारे नेता हैं, वो आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और कुछ सोच करके इकट्ठा हुए हैं और एक नई योजना लेकर के जो पहले से थोड़ी अलग हो, वो यहाँ से हम लोग जाना चाहते हैं, ताकि जो सपना है हमारा उसको हम साकार कर सकें। मैं थोड़ा सा बैठ के इसलिए बोल रहा हूँ कि 5-10 मिनट आपके लूंगा मैं, और ये कोई भागीबाजी नहीं है, क्योंकि अपने भाइयों से बहनों से मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक इनफॉर्मल में थोड़ा आपसे बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी जिसके कार्यालय में इस समय हम बैठे हुए हैं, ये 1885 में बनी थी, यानी 140 साल पुरानी पार्टी है। और जब ये 1885 में बनी थी, तब क्या था कि इस देश में अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश साम्राज्य। और इतिहासकार बताते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य अब तक के इतिहास का सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, और जिसके साम्राज्य में कभी सूरज डूबता ही नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में डूब गया तो इंडिया में निकला है, इंडिया में डूब गया तो इंग्लैंड अमेरिका में निकला है, मतलब पूरी दुनिया में उनका राज। इतना बड़ा साम्राज्य कोई हुआ नहीं है इतिहास। और उससे टक्कर लेने के लिए 1885 में कांग्रेस बनी। उस समय कोई लालच नहीं था। जब आप इतनी बड़ी ताकत से लड़ रहे थे तो ये नहीं था कि कल को एमएलए बनेंगे पैसा, या एमपी बन जाएंगे, या सरकार बन जाएगी, 2 रुपए का फायदा हो जाएगा, वो चीज नहीं। ठीक है, तो उस समय अगर आप किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता से, सिपाही से पूछते कि आप कांग्रेस में क्यों हैं, तो उसका एक ही जवाब होता था कि देश को आजाद करना। आप क्या करेंगे? देश बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी, जेल जाते थे, लाठियां खाते थे, फांसी के फंदे पे झूठ जाते थे, आज तक सब कुछ जाते थे। आज कांग्रेस का क्या है, एक कमजोरी परिवार में बैठे क्या है कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता से अगर किसी से पूछे आप क्या है कांग्रेस में, क्यों है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, सबके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि व्हाई यू आर इन कांग्रेस। लेकिन हम लोगों के माइंड में एक क्लैरिटी है, और वो क्लैरिटी क्या है, हम कांग्रेस में क्यों हैं? क्योंकि जो सपना सामाजिक न्याय का महात्मा गांधी जी ने देखा था, नेहरू जी ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, भगत सिंह ने देखा था, चंद्रशेखर आजाद ने देखा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था कि कैसा देश बनाना है, वो देश सिर्फ कांग्रेस ही बना सकती है। और कांग्रेस अपनी जद्दोजहद में एक अधिवेशन जैसे होते रहते हैं कांग्रेस के, कराची में एक अधिवेशन हुआ था 1931 में, और उस अधिवेशन में 31 मार्च 1931 को कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया था कि हमारा देश जब भी आजाद होगा तो इस देश में हम एक संविधान बनाएंगे, और वो संविधान ऐसा बनाएंगे कि उसमें सबको बराबरी का हक होगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको बराबर अधिकार। तो ये 1931 में इंग्लैंड अमेरिका में भी महिलाओं को बराबरी का हक नहीं था। ठीक है, और उससे पहले जो हमारी सामाजिक व्यवस्था रही थी, उसमें जाति के आधार में आदमी को नीच और ऊंच बताया जाता था। तो ये क्रांतिकारी प्रस्ताव था। ये प्रस्ताव हुआ, जद्दोजहद चली, कुर्बानियां दी गई, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। जब देश आजाद हो गया तो बात आई कि जो 1931 में पार्टी ने प्रस्ताव पास किया था, अगर वैसा अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाना है तो हमें एक अच्छा संविधान बनाना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी में एक से बैरिस्टर थे, नेहरू जी खुद बैरिस्टर थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे,
सरदार पटेल थे। लेकिन महात्मा गांधी ने तब एक बात कही कि संविधान वो बना सकता है जिसको न सिर्फ ज्ञान हो, जो कमजोर से कमजोर भारतीय के दर्द को समझे, वो ही अच्छा संविधान है। और महात्मा गांधी ने कहा कि उसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो आजकल आप पार्टीबाजी देखते हो, मान लीजिए कोई इस तरह की चीज बनानी हो बीजेपी को, उन्हें पता लगे बीजेपी में इतना बढ़िया आदमी नहीं, तो क्या कांग्रेस को मौका देगी बीजेपी? कभी भी नहीं देगी, कहेंगे तो दूसरी पार्टी करके दे मौका। लेकिन बाबा साहब उस समय अलग पार्टी चलाते थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जो कमजोर वर्ग के, दलितों के, पिछड़ों की बात करते थे। तो महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने उससे अनुरोध किया कि बाबा साहब, लोग तो डॉक्टर अंबेडकर बोलते थे, बाबा साहब तो हम बोलते हैं, तो उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर आपको देश हित में, राष्ट्र हित में ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और बाबा साहब को भी महसूस हुआ कि उन्होंने जो संघर्ष किया है, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पता नहीं कहां जाकर के शिक्षा ग्रहण की है, किताबें पढ़ी हैं और सड़क पे संघर्ष किया है और लोगों के बीच में उठे बैठे हैं, कमजोर से कमजोर, तो उस दर्द को उस संविधान में अगर उतारना है तो ये जिम्मेवारी से पीछे हटना नहीं। और बाबा साहब ने फिर वो जिम्मेवारी को लिया और फिर उस पर काम हुआ। 26 नवंबर 1949 तो वो संविधान बाबा साहब ने भी देश को अर्पित कर दिया। 2 महीने बाद लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो उससे एक दिन पहले बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को अपना भाषण दिया था पूर्व संध्या पे, और उन्होंने कहा था कि संविधान लागू हो जाएगा, हर व्यक्ति को एक वोट मिल जाएगा। और आज तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वोट है तो क्या बड़ी बात है, सबका वोट होता है। लेकिन उससे पहले 10,000 20,000 साल तक चले जाओ, किसी दलित पिछले से पूछा नहीं जाता था राजा कौन बनेगा, पूछता था कोई? जिसके हाथ में तलवार होती थी, जिसके हाथ में भाला होता था, छाती में घोंपता हुआ तलवार, पेट में घोंपता हुआ, गर्दन काटता हुआ बच जाता था राजा। कौन दलितों से पिछड़ों से पूछता था? तो ये बहुत बड़ी क्रांति हुई, इस देश के सभी नागरिकों को, दलितों को, पिछड़ों को एक वोट का अधिकार मिला। और ये पार्टी जो आज सत्ता में है, ये जैसे बिहार में 65 लाख दलितों, पिछड़ों के वोट काट लिए, ये धीरे धीरे हमारा वोट भी छीन रहे। तो खैर बाबा साहब ने कहा कि वोट का सबको अधिकार मिल जाएगा और इक्वल वैल्यू होगी, 1 मैन 1 वोट, 1 वोट इक्वल वैल्यू। तो पॉलिटिकली तो कहीं ना कहीं समता आ जाएगी। लेकिन जो हजारों साल से देश में मनोवादी व्यवस्था चली है, जिसकी वजह से हजारों साल से एक समाज का बड़ा हिस्सा कमजोर हो गया, क्योंकि जमीन जायदाद छोटे से एक मुट्ठी भर लोगों के हाथों में रही, धन संपत्ति दौलत, शिक्षा पे एकाधिकार, राजकाज पे एकाधिकार रहा और बाकी लोगों को तो उसमें घुसने नहीं दिया। तो वो जो कमजोरी हजारों साल की है, वो जो असमानता है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, वो असमानता बनी रहेगी। और उन्होंने कहा अगर उस असमानता को खत्म नहीं किया गया तो ये देश कभी भी टूट सकता है। अब मैं आता हूं राहुल गांधी जी के ऊपर। राहुल जी ने, आपने देखा, भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा में वो पूरे देश में घूमे, लोगों से मिले, और उससे पहले तो हो सकता है कि कुछ नेता टाइप के लोग उनको घेरे रहते हो, लेकिन वो सड़कों पे चले, आम जो दूर दराज के गांव है उन गांवों के बीच में से गुजरे, उन गांवों से गुजरते थे तो वहां के जो आम नागरिक थे वो उनको रोक लेते थे, उनसे बात करते थे। तो राहुल जी को पता लगा कि असली दर्द क्या है, ठीक है ना, उन लोगों के नजदीक जाना। जैसे एक, बल्कि YouTube पे अगर आप देखेंगे आपको मिल जाएगा, मुनि बता रहे थे गौतम साहब कि राहुल जी किसी ग्रामीण इलाके से, दूर दराज जंगल के बीच में कोई छोटा सा गांव था, वहां से गुजर रहे थे और पुलिस की सुरक्षा भी रहती है राहुल जी के साथ। तो एक कोई बूढ़ा आदमी, गरीब, फटे हाथ, फटे कपड़े, दुबला पतला और इतना साफ भी नहीं, मैला कुचैला, वो राहुल जी से आगे मिलने के लिए बढ़ा। उसकी इच्छा थी मैं राहुल जी से मिलूं। तो
सुरक्षा कर्मी ने रोक लिया, भाई पता नहीं कौन है, इसका कोई आई कार्ड भी नहीं है, पता नहीं खतरा ना हो जाए। राहुल जी की नजर पड़ी तो राहुल जी ने कहा कि इसको आने दो मेरे पास, मिलने दो। तो बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही नजदीक आया तो शायद वो बीमार भी चल रहा, तो जैसे ही नजदीक आया उसको उल्टी हो गई, वॉमिटिंग, समझते हैं, जो बीमारी की वजह से उल्टी की। तो अब मेरे सामने अगर कोई आदमी आ जाए और उल्टी करे तो मैं एकदम साइड पे हट जाऊंगा या पीछे हट जाऊंगा, लेकिन राहुल जी पीछे हटने के बजाय एकदम आगे बढ़ गए और उसको संभाल लिया बूढ़े व्यक्ति को, उसकी पीठ सहलाने लगे। तो इस तरह का उनका व्यक्तित्व है कि वो दूसरे के दर्द पे किस तरह से रिएक्ट करते। तो जब उनको पता लगा इतना भूख के कि इस देश के जो 90% लोग हैं वो हमारे देश का जो पावर स्ट्रक्चर है उस पावर स्ट्रक्चर में है ही नहीं। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सैकड़ों जातियों के लोग बैठे हैं, अलग अलग जातियों के पिछड़े दलित हमारे भाई बैठे हुए हैं। आप किसी भी जाति के यहाँ पे बैठे हुए आपको बता दे कि उसकी जाति का कोई व्यक्ति, अदानी अंबानी या जो टॉप के 1000 उद्योगपति पूंजीपति हैं उनमें एक है कोई आपकी किसी जाति का? नहीं होगी। कोई एक आदमी ये बता दे कि आपके किसी भी एक जाति के किसी भी एक व्यक्ति को 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ का लोन मिला हो? नहीं मिला। और आपने पढ़ा होगा अखबार में ये लोन लेकर के भाग जाते हैं 25,000 करोड़, तो ऐसे मानते हैं जैसे पान खा लिया। तो राहुल जी ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि ये 90% जो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, बदमांदा है, ये तो भारत के पावर स्ट्रक्चर में यानी पूंजीपति वर्ग में, मीडिया में या जो सचिव होते हैं मंत्रालय में, उनमें है ही नहीं। ये तो बहुत गलत है। तो मैं इस चीज को उस तरह से देखता हूँ गौतम जी कि जैसे सिद्धार्थ गौतम राजकुमार थे, महल में रहते थे, उनको नहीं पता था बाहर दुनिया में क्या है, लेकिन जब वो महल से बाहर निकले और उन्होंने आम इंसान के दर्द को देखा तो उद्वेलित, फिर उससे रहा नहीं गया। और मेरे को नहीं लगता कि उसके बाद कभी वो राजमहल में लौट के गए, जंगलों में रहे। ठीक है, ऐसे ही राहुल गांधी जी का एक तरह से जिसको कहते हैं कि परिवर्तन हो, जब उन्होंने देखा कि और उन्होंने ये बात को ठान लिया कि अब जब तक इन 90% को मैं भागीदारी नहीं दिला दूंगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा। और हमारा एक सम्मेलन हुआ था इलाहाबाद में, उसमें राहुल जी आए थे और राहुल जी ने इस बात को कहा वहां कि 90% वंचित है। तो उन्होंने एक उदाहरण देके कहा कि मान लीजिए एक एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन में 10 इंजन है, उन 10 इंजन में एक इंजन में तो पेट्रोल जा रहा है लेकिन 9 इंजन में तो पेट्रोल ही नहीं जा रहा, तो हवाई जहाज क्या उड़ाए? और जिस दिन उस हवाई जहाज के 10 इंजन में पेट्रोल चला गया तो उसकी उड़ान गजब की उड़ान होगी। ऐसे ही हमारे देश में जब ये जो 90% वंचित लोग हैं, इनको पूरी शिक्षा मिल गई, इनको पूरे अवसर मिल गए पूंजीपति बनने के और मीडिया में भी, तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत दुनिया का नंबर 1 सबसे ताकतवर, सबसे समृद्ध, सबसे सशक्त, जिसको महात्मा बुद्ध और बाबा साहब कहते हैं प्रबुद्ध भारत। हमको विश्व गुरु नहीं बनना चाहते, हम भारत को प्रबुद्ध भारत के रूप में देखना चाहते हैं। एक प्रबुद्ध भारत तब बनेगा और दुनिया उससे फिर प्रेरणा लेगी, ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आप कोई आपको कहेगा, आपका विरोधी ये कह सकता है कि आप तो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हो। भाई साहब, ये आरक्षण की लड़ाई नहीं है, आरक्षण की लड़ाई भी है लेकिन आरक्षण उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है, क्योंकि आरक्षण देश को उस दिशा में लेके जाएगा, उस मंजिल तक लेके जाएगा जिस मंजिल तक इस देश को पहुंचना है, वो है समृद्ध, सशक्त, प्रबुद्ध भारत। तो ये कांग्रेस पार्टी का, राहुल जी का जो सपना है, या आप भी उस सपने में शामिल हैं, आप भी उसके योद्धा बन चुके हैं इस डिपार्टमेंट से जुड़ करके, क्योंकि इस युद्ध की, ये न्याय युद्ध कह लो, धर्म युद्ध कह लो, इंसाफ का युद्ध कह लो, ये संग्राम को कांग्रेस पार्टी में राहुल जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और हर एक फौज होती है ना, जैसे फौज में क्या होता है, एक इन्फेंट्री होती है, इसको क्या कहते हैं, अग्रिम दस्ता या अग्रदल, हरा हुआ दस्ता, कोई टैंक वाले होते हैं जो पीछे से 50 किलोमीटर पीछे से तोप चलाते हैं,
तो इसमें जो अग्रिम दस्ता है, अग्रदल है, इन्फेंट्री या हरावल दस्ता है कांग्रेस पार्टी का, वो मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि वो एससी डिपार्टमेंट और ओबीसी डिपार्टमेंट है। आप हैं इस युद्ध में अग्रिम दस्ता जो कांग्रेस और राहुल जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है, आप लड़ेंगे इसको, बाकी भी लड़ेंगे, और भी हमारी पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है और भी संगठन है, लेकिन वो पीछे रहेंगे। सबसे आगे कौन रहेगा? एससी डिपार्टमेंट, एसटी डिपार्टमेंट, ओबीसी डिपार्टमेंट, ये सबसे आगे रहेगा। तो ये हमें जानने की जरूरत है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाए, जैसे हमारे गौतम साहब भी कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती, और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो देश को प्रबुद्ध भारत बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आजकल बहुत लोग अपने आप को बाबा साहब का खैरखा बताते हैं, लेकिन बाबा साहब को किसने संविधान बनाने का मौका दिया? सरकार तो कांग्रेस की। अगर कांग्रेस के मान लीजिए नेता नहीं चाहते तो बाबा साहब को ये अवसर नहीं मिलता। बाबा साहब को अवसर ये नहीं मिलता तो हमें जो अधिकार मिले वो हमें अधिकार नहीं मिलते शायद। और बाबा साहब की जो प्रतिभा अब निकल करके आई है, वो संविधान लिखने से लोगों को पता है कि किस तरह प्रतिभाशाली थे बाबा साहब। बाबा साहब की प्रतिभा भी छुपी रहती है। तो बाबा साहब ने, कांग्रेस ने मिलकर के ये संविधान बनाया, जिसका लाभ आज हमें सबको मिल रहा है, ये हमें याद रखना है। और जैसे ही बाबा साहब ने इस संविधान को पब्लिक किया था, पब्लिक डोमेन में रखा था 26 नवंबर 1949 को, 3 दिन बाद संघियों का एक अखबार है जिसको ऑर्गेनाइजर बोलते हैं, हफ्ते में या 15 दिन में शायद निकलता है, तो उसमें शायद उस समय संपादक थे इनके कोई, उन्होंने गुरु क्या नाम था, अच्छा हाँ, उन्होंने लिखा उस ऑब्जर्वर में, ऑर्गेनाइजर में, कि जो संविधान है ये तो बहुत गलत संविधान है, इसमें तो दलितों पिछड़ों को बराबर का हक दे दिया भाई, इसमें तो मनुस्मृति का जिक्र ही नहीं किया, ये तो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ संविधान नहीं है, भारतीय संस्कृति को इन्होंने कुचल दिया। तो ये हमें याद रखना कि वही संघ, वही बीजेपी, जिसको जो हिंदू के नाम पे कहते हैं एक हो जाओ, उनकी असली मंशा जो दिल में छुपी हुई है, वो 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर में, और फिर उन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई रामलीला में। ये भी हमें याद रखने की जरूरत है कि वो ताकतें हैं, और इन ताकतों को आप देखते हैं कि आपको हिंदू मुसलमान के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के हो, तो दिखाने के दांत तो वो है कि वे हम मुस्लिम के खिलाफ है, हिंदू एकता चाह रहे हैं, लेकिन खाने के जो दांत है वो क्या खा रहे हैं? वो दलितों पिछड़ों के जो अधिकार जो संविधान में रखे लिखे हुए हैं, वो अधिकार खा रहे हैं। आज आपको अदानी अंबानी में क्यों नहीं हर जाति का आदमी होना चाहिए, इतना बड़ा स्टेट क्यों नहीं हमारे आदमी मीडिया में होने चाहिए? सुप्रीम, मैं जिस जाति से आता हूँ बहुत बड़ी संख्या है देश में, 10-15% बताते हैं। आज तक सुप्रीम कोर्ट में एक जज नहीं बना था सर, एक जज सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, मनुवादी व्यवस्था है। ये वकील साहब बैठे हैं, वकील अक्सर जिक्र करते हैं शब्द का डी ज्योर और डी फैक्टो। डी ज्योर यानी कानूनी रूप से, और डी फैक्टो यानी वास्तविकता में। तो कानूनी रूप से इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू है, लेकिन वास्तविकता में अभी पूरी तरह से वो धरती पर उतरा नहीं है। उस संविधान को धरती पर उतर जाए, बराबरी सामाजिक भी हो जाए, आर्थिक भी हो जाए, ठीक है, उसका उसी की जन्म, ये दूसरी आजादी की लड़ाई